आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 5 अक्टूबर का। और इधर जो भी पढ़ने वाले हो माइंड पीस से पढ़ेंगे। पहले से पढ़ता है तो पहले से आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है IFSCA सिंगल विंडो सिस्टम, जिसको डेवलप किया गया है बाई डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं क्या है ये IFSCA। IFSCA का मतलब हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में एक जगह है जिसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। अब पहले तो हम इस समझते हैं गिफ्ट सिटी गांधीनगर है क्या। तो आप इस मैप से देख सकते हो, ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर का मैप है। तो इसमें क्या है कि ये पूरा पूरा आपको एरिया दिख रहा होगा। इसमें जो भी इंटरनेशनल कंपनीज है वो इसके अंदर आना चाहती है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसके अंतर्गत आना चाहती है, जिसको गिफ्ट सिटी गांधीनगर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं, इंटरनेशनल डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेस्टिक बैंक्स है, डिफरेंट डोमेस्टिक कंपनीज है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। अब मान लीजिए कोई कंपनी जो है इधर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में आना चाह रही है, तो उस केस में उसको अब तक क्या होता था कि ऑफलाइन जो है अपना एप्लीकेशन देना पड़ता था, और डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन जो हमारे इंडिया में है उसको फेस करना पड़ता था। तो उसको फेस ना करना पड़े ऑफलाइन में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वो जो भी प्रोसेस है लाइसेंस का वो मिल पाए, जो भी कंपनीज इस गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं वो कर पाए। उसी के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है ये सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म, और ये हेल्प करेगा सिंप्लीफाई करने के लिए ब्यूरोक्रेसी प्रोसीजर, और एनहेंस करेगा जो भी लाइसेंस के जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको। ठीक है, तो अब जो भी कंपनीज है उधर लाइसेंस ले पाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसकी कभी कभी वैकेंसीज भी आती है, बहुत कम वैकेंसी आती है लेकिन आती है। तो इसमें क्या है, इसकी एक खास बात है इस जगह की कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी होगी, तो कंपनी मान लीजिए कि ये एक कोई कंपनी है, तो इस कंपनी के जो भी एम्प्लॉय है वो कंपनी में तो काम करेंगे ही, इसके साथ जो इनका रेंजर इलाका होगा जहाँ वो रहेंगे वो भी इसके आसपास ही रहेगा। इसी गिफ्ट सिटी के अंदर ही आपको स्कूल भी मिलने वाला है, इसी गिफ्ट सिटी के अंदर आपको जो हॉस्पिटल है वो भी मिलने वाला है। मतलब जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, वो सारा का सारा फैसिलिटी आपको एक ही जगह पर इस एरिया में ही मिलने का काम करता है ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का प्लान था बहुत पुराना। तो अब इधर जो डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंट डिफरेंट जो बैंक्स है वो आना चाहती है, और उसी के लिए लाइसेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ये क्या करेगा, जैसे मेरे को बताया कि जो प्रोसीजर है वो सिंपल करने का काम करेगा। वो कैसे कर पाएगा, ये जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो सबको एक साथ लाएगा। गवर्नमेंट की एजेंसीज कौन कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आएगी। उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड जो कि आएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। उसका RBI को आना ज़रूरी है, बिकॉज बैंक की बात आएगी तो RBI पिक्चर में आएगा। तो उस केस में RBI आपको मिलेगा, उसके बाद SEBI मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड अगर स्टैब्लिश करना चाहती है बिजनेस, तो उस केस में उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखने का काम होगा SEBI का। उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई आना चाहती है तो उस केस में उसका काम होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया 5 ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये भी याद रखना कि ये 5 एजेंसीज है जो कि ये सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म को संभालने का काम करेगी। ठीक है, तो करेक्ट करने का काम करेंगी गवर्नमेंट एजेंसी है इनको। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वेबसाइट है जिसमें जो भी कंपनी है, ये कंपनी है, उसको लाइसेंस चाहिए तो वो लाइसेंस ले सकता है। और उसके जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, RBI हो गया, SEBI हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया। ये सारे के सारे जो भी एप्लीकेशन उसको चेक करेंगी और उसका जो भी प्रोसेस है उसको फास्ट करने की हेल्प करेगी। नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सारा चंद्रयान 3 के ऊपर, मतलब साइंस एंड टेक का न्यूज़ है। चंद्रयान 3 का जो लैंडर रोवर है, इन्होंने ओल्डेस्ट जो क्राफ्टर है ऑन द मून उसको ढूंढा है। हम ये समझते हैं पहले क्या है क्राफ्टर, हम उससे पहले ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन था क्या। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत जो साउथ पोल है मून का, उधर जाने का काम था चंद्रयान 3 का। और उसका जो भी एनालिसिस है, जो भी उस लोकेशन में जो भी डेटा है उसका रिसर्च वाला एनालिसिस करने का काम था। ये साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साउथ पोल ही है मून का लोकेशन जहाँ पे वाटर है, आइस फॉर्म में जो है वाटर अवेलेबल है। और आइस फॉर्म में वाटर अवेलेबल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। ठीक है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को बहुत ज़्यादा माना गया इस मिशन को। बिकॉज जब धूप की रोशनी नहीं पहुँचती तो उस केस में जो भी लैंडर है, जो भी रोवर है, जो भी लैंडर रोवर है वो सोलर एनर्जी यूज़ नहीं कर सकती, और जो भी एनर्जी जनरेट करनी चाहिए जो भी स्पेसक्राफ्ट को वो नहीं कर पाती। तो ये बहुत सक्सेसफुल मिशन था इंडिया की तरफ से चंद्रयान 3। और ये जो चंद्रयान 3 की प्रज्ञान रोवर है, इन्होंने ये ओल्डेस्ट
जो है क्रेटर ढूंढा है। पहले तो हम ये सोचते हैं क्या है ये क्रेटर। आप सबने एक चीज़ तो जरूर सुनी होगी कि चांद में दाग है, और वो दाग कैसा है, ये ऐसा आपको दिख रहा हो ना, ये गड्ढा टाइप, तो ऐसे बहुत सारे दाग है चांद में। तो ये जो चांद में दाग है ये ढूंढने का काम किया है प्रज्ञान रोवर ने। प्रज्ञान रोवर ने वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रेटर को ढूंढा गया ऑन द मून, जिसका डायमीटर 160 किलोमीटर और जिसका डेप्थ 4.4 किलोमीटर का है। तो इसको ढूंढा किसने? प्रज्ञान रोवर ने ढूंढा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, प्रज्ञान रोवर का जो नेविगेशन कैमरा है उसके द्वारा इसको ढूंढा गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी साइंस एंड टेक की तरफ से आ रहा है, जिसमें बोला गया कि अर्थ को मिल गया एक टेम्पररी मिनी मून। पहले तो हम ये समझते हैं मिनी मून क्या है। मिनी मून का मतलब ये नहीं होता कि ये पूरा का पूरा एक मून है जैसे अपना नॉर्मल मून है उसकी तरह। मिनी मून का मतलब ये हो गया कि एक तरह का सेकेंड मून है जो कि अर्थ के आसपास घूमता है, अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता है, तो उसी को बोला जाता है मिनी मून। तो ऐसा मिनी मून बना है 2024 का PT5। तो आपको ये नाम याद है, PT5 जो है वो मिनी मून बना है, और ये बोला जा रहा है कि ये अर्थ के आसपास 29 सितंबर 2024 से लेके 25 नवंबर 2024 तक, मतलब कि 55 डेज तक ये घूमने वाला है। और ये क्यों घूमेगा? बिकॉज ऑफ अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अपना जो फुल रेवोल्यूशन नहीं कंप्लीट करेगा, और जो भी उसका ऑर्बिट है वो छोड़ के चला जाएगा। इसको किसने डिस्कवर किया है? इसको जो है डिस्कवर किया गया है नासा का फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एस्ट्रोनॉट टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो ये इसको एटलस भी बोला जाता है, जिसको फंड किया गया है बाय नासा। तो इन्होंने ये मिनी मून को ढूंढा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एस्ट्रोनॉट को मिनी मून जो है पहली बार नाम दिया गया है। ये जो मिनी मून नाम दिया गया PT5, ये 5th डिटेक्टेड मिनी मून है ऑफ अर्थ। इससे पहले जो पहला मिनी मून ढूंढा गया था वो ढूंढा गया था 1991 में, और इसको बोला गया था 1991 VG, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी उस मून को ढूंढा जाता है, 2024 में ढूंढा गया, इसलिए 2024 लगाया गया है, और ये 5वां था इसके लिए 5 लगाया गया है, और इसके आगे PT लगाया गया है, ठीक है। तो ये PT का रीज़न तो नहीं बताया नासा वालों ने, लेकिन आपको याद रखना PT5 जो है इसका नाम है, और पहला जो ढूंढा गया था वो 1991 VG ढूंढा गया था, ठीक है। तो मिनी मून के बारे में जो है पहली बार एक जर्नल में लिखा गया था, और वो जर्नल का नाम था रिसर्च नोट्स ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। तो आपको ये नाम तो याद नहीं रखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च नोट्स ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ने इसको ढूंढा था। ये एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या गया कि 55 डेज इंपॉर्टेंट है। आपको डेट याद नहीं रखने, कुछ काम का नहीं है, आपको 55 डेज याद रखने हैं। उसका आपको याद रखना है जो भी ये मिनी मून का नाम है वो याद रखना है, और किसने जो है इसको डिस्कवर किया आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंडक्स। तो नेक्स्ट कंडक्स आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है 3rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया, और ये एक तरह का बाय एनुअल मेगा इवेंट है, मतलब कि साल में जो है 2 बार होता है। तो ये न्यू दिल्ली में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और अगर इसकी थीम देखें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रोसेसिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी। इसका आपको थीम मिलने वाला है। इसका एम क्या होने वाला है? इसका एम होने वाला है कि इंटीग्रेट करना जो इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी है फूड इंडस्ट्री सेक्टर में। तो इसको जो है इनोवेशन फॉर्म में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, और सस्टेनेबिलिटी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो इसका ये काम होने वाला है। इसके अंतर्गत कुछ 5 मेन पिलर्स हैं, तो वो आपको ध्यान रखने कौन कौन से हैं। एक तो है फूड इन रेडिएशन, मतलब कैसे हम जो है जो भी फूड है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाया जाए, उसके ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद मिनिमम वेस्ट मैक्सिमम वैल्यू मिल पाए उसके ऊपर फोकस किया गया है। सस्टेनेबल पैकेजिंग इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सस्टेनेबल पैकेजिंग हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उसके लिए फोकस किया गया है। उसके बाद अंश्योरिंग फूड सेफ्टी फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फोक, तो जैसे फार्म से लेके हमारे चम्मच तक पूरा का पूरा फूड जो है वो सेफली आ पाए, उसके लिए भी फोकस किया गया। तो आपको ये 5 जो भी पिलर्स है आपको ये भी ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जापान एज अ पार्टनर कंट्री बनी है। उसके बाद फोकस जो कंट्री बनी है वो बनी है ईरान और वियतनाम। पहले एडिशन की बात करें तो पहला एडिशन जो है 2017 में लॉन्च किया गया था, ये भी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था, और कोविड की वजह से इसको जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, और अब जो है 2024 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। शायद से मैंने इधर एक चीज़ गलत बोल दी कि बायनोली वाला 2 बार होता है, ठीक है, 2 बार नहीं होता साल में। इसका मतलब होता है कि 1 साल छोड़ के 1 साल, मतलब अगर 2022 में इससे पहले हुआ था उसके बाद जो है 2024 में हो रहा है, मतलब 1 साल छोड़ के 1 साल के बाद होता है ये जो इवेंट है ये। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ रहा है कि मेक इन इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 10 साल, और इसको जो है पहली बार इनिशिएट किया गया था
25 सितंबर 2024 को। तो अभी 25 सितंबर 2000 आई थिंक 24 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये 24 कर देंगे हम, जो PDF है उसमें। तो ये 2024 में ये 10 साल पूरा हो चुका है। इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस भी किया है 7 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसका एम रहने वाला है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो वो कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा मेक इन इंडिया 2.0 के द्वारा। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत कुछ 25 सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, जिसमें से 15 सेक्टर जो है मैन्युफैक्चर के होने वाले हैं और 12 सेक्टर जो है सर्विस के होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टोटल 27 सेक्टर्स में 27 सेक्टर्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है मेक इन इंडिया 2.0। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आ रहा है भेल की तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टैब्लिश किया है भेल एग्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। जो भेल है इसके बारे में आपको पता होगा, ये एक तरह का PSU है जिसको बोला जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका स्टैक होने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन में 40%। उसके बाद इसराइल की कंपनी है जिसका नाम है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका जो स्टैक होने वाला है 60%। तो ये दोनों का मिला के टोटल 100% स्टैक होके भेल IAI एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बना है। तो इसका काम होने वाला है कि ये ऑफर करता है रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस देने का, जो भी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है उनको। तो इतने एग्जाम्पल से इतने पॉइंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रिपेयर और मेंटेनेंस करने का काम करेगा जो भी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इतने पढ़ो, इतना काफ़ी है, जितना ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्टनर किया है EDB के साथ, और ये होस्ट करने जा रहे हैं क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 2 दिन का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। इसका काम रहने वाला है जो भी क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ इन इंडिया है उसमें फोकस करने का। ऐसा काम होगा जैसे कि नॉन कम्युनिकेशन डिजीज हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्लाइमेट रेडी हेल्थ केयर वर्कफोर्स बनाने का काम होने वाला है। तो ये पूरा के पूरे जो भी चीज़ें इधर लिखी हैं उसके बारे में बात किया गया है अंडर दिस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री आ रहा है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पार्टनर किया है रॉयल आर्मी फोर्स ऑफ मोरक्को, और ये दोनों मिलके जो है लोकली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं 150 विल्ड आर्म प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल, और ये किया जाएगा मोरक्को के डिफेंस के लिए। पहले तो हमें समझते हैं क्या है विल्ड आर्म प्लेटफॉर्म। देखिए, विल्ड आर्म जो कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं वो व्हीकल्स होते हैं जो जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आर्म लगा हो। अब मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, डायग्राम खराब बन रही है। ये कोई अपना कार है जो कि आपने देखी हुई कभी ना कभी, जिसके ऊपर गन लगी रहती है, तो उसी को बोला जाता है विल्ड आर्म कॉम्बैट व्हीकल। इसके अंदर टैंक्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इंडिजिनियसली बनाने का काम करेगा DRDO और फिर जो टाटा मोटर्स है, ये दोनों मिलके, ठीक है। ये इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया गया था बाय DRDO और टाटा मोटर्स, और इसको अब और फर्दर एक्सटेंड किया गया है। और ये जो भी व्हीकल है ये दिया जाएगा मोरक्को के जो डिफेंस फोर्स है उसको, और ये कौन देने का काम करेगा? ये टाटा मोटर्स देने का काम करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने इनोग्रेट किया है कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टीम पावर फैसिलिटी, और ये किया गया है कहाँ? दिल्ली में भी कहाँ? नॉर्थ रीजन में इसको किया गया है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है। इसको जो है डेवलप किया गया है टू प्रोटेक्ट दी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज अगर पावर सेक्टर में कभी भी साइबर अटैक हो गया और पावर सेक्टर को अगर मान लीजिए एक दिन के लिए भी बंद कर दिया गया, तो उस केस में जो भी कंपनीज हैं, जो भी फैक्ट्रीज है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी लॉस होगा, और पूरी इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से ये फैसिलिटी खोली गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो आप ये ध्यान रखना किसने खोली है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने खोली गई है। ये एक तरह का 100 दिन का जो भी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके अंतर्गत इसको किया गया है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं कि 100 दिन का इनिशिएटिव किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। मैं आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस वाले वीडियोज़ हैं मैं उसको बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसकी PDF में कवर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा जो भी डेली करंट अफेयर्स था 5 अक्टूबर का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया। मेरा और बैंक साथी का यही मकसद है कि आपको शॉर्ट और क्लिप्स में जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से आपको अभी और इवन जो एग्जाम है उधर रिविजन करने में हेल्प हो। बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ोगे, ये एग्जाम जो इनरिलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे तो आपको उतना चीज़ें हेल्पफुल नहीं करता ड्यूरिंग द एग्जाम। सो आपने RRB PO और RRB क्लर्क देने के बाद तो आपको पता चली गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसी माइंड मैपिंग फॉर्म में कंटेंट चाहिए तो आप बैंक साथी जो टेलीग्राम ग्रुप पे ये ज्वाइन कर सकते हो। आपको इधर जो भी PDF है वो वीकली और मंथली बेसिस पे मिल जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, और ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।